बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जिस चीज़ का ख़दशा था सऊदी अरब को, वो काम जो है अमेरिका ने अब कर दिया है। और वो रिपोर्ट जो बनाई गई थी 2018 में, जब जमाल खशोगी को कत्ल किया गया था। जमाल खशोगी मैंने आपको पहले एक पूरे वीलॉग में बताया कि वो एक सहाफ़ी था और सऊदी अरब का सहाफ़ी था, शाही ख़ानदान के बहुत करीब था। बाद में इसके ताल्लुकात ख़राब हुए, ये सऊदी अरब से बाहर चला गया अमेरिका में, और फिर इसने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ और उसके शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ बहुत सारी मामलात जो हैं वो खोलने शुरू कर दिए। ये शादी करना चाहता था, शादी के लिए इसको कुछ कागजात की ज़रूरत थी, तो सऊदी अरब ये जा नहीं सकता था। तो इसको ये मशवरा दिया गया कि आप इस्तांबुल चले जाएं, तुर्की में, वहाँ पे जो सऊदी अरब का सफारत खाना है वहाँ से अपनी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवा लें, अमेरिका में ये हो नहीं सकती। ये इस्तांबुल चला गया, और जब ये इस्तांबुल में सऊदी अरब की एम्बेसी में दाखिल हुआ तो फिर कभी बाहर आता हुआ नहीं देखा गया। ये इसका टोटल, और इसको अंदर टुकड़े टुकड़े करके, इसको कत्ल करके, इसको पानी में बहा के इसको ज़ाया कर दिया गया था केमिकल्स के ज़रिए से। इस शख्स की एक हड्डी सिर्फ मिली थी और फिर बाद में तहकीकात में साबित हुआ कि इसको कत्ल कर दिया गया था। इसका कत्ल मुबैना तौर पर मोहम्मद बिन सलमान ने किया था। CIA ने 6 हफ्ते तक एक इंक्वायरी की थी। CIA की वो इंक्वायरी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दौर था, मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप आपस में बड़े गहरे दोस्त थे, लिहाजा वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं हो रही थी। अब जो बाइडन की हुकूमत आई तो जो बाइडन ने कहा जी मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, और जो बाइडन की इंतजामिया ने कहा कि हम इसको पब्लिक करेंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए इस रिपोर्ट को जो CIA ने बनाई थी उसको पब्लिक कर दिया है। रिपोर्ट के अंदर जितने खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए हैं। उस रिपोर्ट का मैंने पूरा आसान ज़ुबान में तर्जुमा बनाया, चंद पॉइंट है, आप सुन ले, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिकन CIA की रिपोर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान पे किस तरह के एलिगेशन लगाए हैं एक सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से, जिसको इस्तांबुल में, तुर्की में, सऊदी एम्बेसी के अंदर कत्ल किया गया। पहला नुकता उन्होंने बताया कि हमारी ये असेसमेंट है कि सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की गिरफ्तारी या उनकी हलाकत के लिए ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। दूसरा नुकता, हमारी ये असेसमेंट इस बुनियाद पर खड़ी है कि मोहम्मद बिन सलमान के पास फैसला साजी की कुव्वत मौजूद है, और ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें मोहम्मद बिन सलमान के करीबी एडवाइज़र और बहुत सारे करीबी अरकान जो हैं वो इसमें शामिल थे, और मोहम्मद बिन सलमान अपने खिलाफ बैरूनी मुल्क में उठने वाली आवाज़ों को खामोश करवाना चाहते थे, जिनमें एक आवाज़ जमाल खशोगी की है। तीसरा नुकता, 2017 से बादशाहत, पूरी किंगडम के अंदर, बादशाहत के अंदर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के तमाम कंट्रोल मोहम्मद बिन सलमान के पास हैं। इसलिए इस बात का बिल्कुल इम्कान नहीं है कि सऊदी एहलकारों ने यह ऑपरेशन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मंजूरी के बगैर किया हो। एक और नुकता चौथा ये है कि 2 अक्टूबर 2018 को 15 रुकनी एक टीम इस्तांबुल पहुंची थी जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से था, और इस टीम के अंदर एक टॉप एडवाइज़र हैं मोहम्मद बिन सलमान के, जिनका नाम है सऊद अल कहतानी। तो सऊद अल कहतानी जो हैं, जो मोहम्मद बिन सलमान के बहुत करीबी हैं, वो भी मौजूद थे, और वो एक बयान भी दे चुके हैं बाद में कि मैं मोहम्मद बिन सलमान से पूछे बगैर कुछ भी नहीं करता हूँ। अब इसके बाद 7वां एक और नुकता है, या 5वां, 7 इंतहाई ट्रेंड लोग इन 15 लोगों में शामिल थे, जिनका ताल्लुक सऊदी रॉयल गार्ड्स से था। ये सऊदी अरब के रॉयल गार्ड्स हैं, एक फोर्स है पूरी, ताल्लुक था, और उनका एक ख़ास यूनिट है जिसे रैपिड इंटरवेंशन फोर्स कहते हैं। ये सऊदी अरब में बड़े मशहूर कमांडोज हैं, रैपिड इंटरवेंशन फोर्स, RIF। ये RIF के 7 बंदे थे जो MBS के, मोहम्मद बिन सलमान के बड़े ख़ास लोग हैं। ये वहाँ पे पहुँचे, और इन लोगों का इस ऑपरेशन में शामिल होना मोहम्मद बिन सलमान की अप्रूवल के बगैर मुमकिन नहीं है, ये CIA की रिपोर्ट ने लिखा। छठा नुकता, वली अहद जमाल खशोगी को अपने और अपनी बादशाहत के ख़िलाफ़ एक ख़तरे के तौर पर देख रहे थे, इसलिए उन्होंने ज़रूरी समझा कि ये पुरतशद्दुद कार्रवाई की जाए उस आदमी के ख़िलाफ़। 7वां नुकता, इसलिए ये एक मनसूबा, ये पेशगी मनसूबाबंदी के तहत ये हमला हुआ है। उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं हुआ कि अचानक, ये पेशगी मनसूबाबंदी थी और उसके तहत ये पूरा ऑपरेशन किया गया, और उसके तहत ही बंदे पहले इस्तांबुल में पहुंचाए गए और ऐसे हालात पैदा किए गए कि जमाल खशोगी को भी इस्तांबुल की एम्बेसी में आना पड़े। 8वां नुकता, ये सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर, उनकी रजामंदी से हुआ है,
और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि टीम को पहले से अंदाज़ा था कि जमाल खशोगी को कत्ल करना पड़ जाएगा। यानी उनका ये कहना है कि हो सकता है कि उसको गिरफ्तार करने गए हों, या हो सकता है कि वहाँ पे हालात ऐसे पैदा हो गए कि उसको मारना पड़ गया, और जब उसको मार दिया फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उनको एक बड़ा ब्रूटल ऑपरेशन करना पड़ा। उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको केमिकल के साथ उसको बहा के और ज़ाया करके ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ एक हड्डी का टुकड़ा मिला था, उसके अलावा कुछ मिला ही नहीं था बाद में जब तफ्तीश हुई थी। तो अब ये सारी बातें जो हैं ये उस रिपोर्ट के अंदर आ गई हैं। ये वो रिपोर्ट है जिसको छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और यही वो रिपोर्ट है जिसको छुपाने के लिए उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म से भी गुफ्तगू की थी कि आपके अमेरिका में इन्फ्लुएंस हैं, तो आप इस रिपोर्ट को आगे ना बढ़ने दें, वरना अमेरिकन अदालतें मुझे इश्तिहारी करार दे देंगी तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो वली अहद हैं वो सऊदी अरब के, और एक बड़ी बात है। अब ये जो बंदा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सऊद अल कहतानी, ये जो सऊद अल कहतानी है इसको बाइज्जत बरी कर दिया था सऊदी अरब के अदालत ने। यानी सऊदी अरब के अंदर बाद में जब दुनिया का प्रेशर आया तो जमाल खशोगी के मामले के ऊपर एक केस चलाया गया। वो जो केस चलाया गया उसमें 8 लोगों को सज़ा दी गई, कुछ 5 को सज़ाए मौत दी गई गालिबन, लेकिन ये जो मेन आदमी था सऊद अल कहतानी, इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया और इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आया। अब ये तो हुआ है जो किया है जो बाइडन ने और जो बाइडन की इंतज़ामिया ने। इसमें पाकिस्तान ने भी एक रद्द-ए-अमल दिया है, लेकिन पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से पहले ज़रा आप देख लें कि सऊदी अरब और सऊदी अरब के अखबारात क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। उनके जो शाही ख़ानदान के बहुत करीब कॉलम निगार हैं उनमें से 3 बड़े अहम कॉलम निगार, जिनमें से एक का नाम फ़हीमुल हामिद, दूसरे का नाम अब्दुल्ला अल उतैबी और तीसरे का नाम खालिद अल मालिक, इन तीनों ने अपने अपने अखबारात के अंदर कॉलम लिखे हैं और उन कॉलमों के अंदर तकरीबन एक जैसा मतन है। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब अपने दिफाई ज़रूरियात के लिए अमेरिका को छोड़कर चीन और रूस की जानिब अपनी तवज्जो मरकूज़ कर सकता है। ये एक धमकी है जो सऊदी अरब ने दी है अमेरिका को और मगरिब को, कि ऐसा नहीं है कि हम अपने दिफाई ज़रूरियात के लिए या अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ अमरीकी हथियारों के मोहताज हैं। वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक रशिया और चाइना, हम वहाँ से भी हथियार ले सकते हैं। सऊदी अरब को धमकाना बंद किया जाए। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की रेड लाइन को अमेरिका क्रॉस ना करे। अमेरिका को सऊदी अरब पर दबाव डालने का कोई हक नहीं पहुँचता। हमारे अमेरिका से तारीख़ी ताल्लुकात और तरजीहात में हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और ईरान की बजाय अमेरिका हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहा है। वो ईरान से फिर भी वो अमेरिका को बेहतर समझते हैं। उनका कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता सालों में अमेरिका से ताल्लुकात हमारे बेहतरीन रहे हैं, मगर फिर भी ज़रूरत पड़ने पर हम चीन और रूस की जानिब जा सकते हैं अपनी हिफाजत और ख़ुद मुख्तारी के लिए। अच्छा, इसमें जो अब्दुल्ला उतैबी हैं उन्होंने लिखा कि सऊदी अरब अमेरिका का एक पुराना अरब इत्तहादी है, लेकिन हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं हैं जिन्हें आराम से डराया धमकाया जा सके। जमाल खशोगी के कत्ल को सऊदी अरब ने संजीदगी से लिया था और 8 अफराद को सज़ा भी सुनाई थी। तो अमेरिका अब इस किस्म की रिपोर्टों से हमें दबाव में ना ले। फ़हीमुल हामिद लिखते हैं कि अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, मगर अपनी खुद मुख्तारी को हम दाव पर नहीं लगाएंगे। हमारी अदलिया और हमारे फैसले एक रेड लाइन है जिसको अमेरिका क्रॉस ना करे। अच्छा, ये रिस्पॉन्स है और इस रिस्पॉन्स के तहत सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के मीडिया सेल ने और बहुत सारे दीगर सऊदीज़ ने एक ट्रेंड चलाया है जिसको कहा जा रहा है कि वी आर ऑल मोहम्मद बिन सलमान, कि हम सब मोहम्मद बिन सलमान हैं। सऊदी अरब ने इसको बहुत संजीदगी से लिया है। मामला ही ऐसा है कि अमेरिका ने उनका न सिर्फ पोल खोल दिया है बल्कि मगरबी ममालिक और अमेरिका के अंदर मोहम्मद बिन सलमान के लिए हालात टफ होते चले जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जिनकी उम्र 35 साल है, अभी उनका पूरा करियर पड़ा है। 85 साल के उनके वालिद का जिस वक्त भी इंतकाल होगा वो सऊदी अरब के बादशाह बन जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब में क्या एक ऐसा बादशाह होगा जिसके ऊपर अमेरिका में मुकदमा चल रहा है, जिसको लोग कातिल के तौर पे जानते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट है हैटिस सेंगिज का। हैटिस सेंगिज मैंने आपको बताया था, ये जमाल खशोगी की वो मंगेतर है जिससे वो शादी करना चाहता था और उसी शादी के लिए कुछ कागजात उसको चाहिए थे और वही कागजात लेने के लिए वो अमेरिका में जो सऊदी अरब की एम्बेसी है वहाँ गया। उन्होंने कहा यहाँ नहीं है, आप इस्तांबुल वाली एम्बेसी में जाइए, क्योंकि सऊदी अरब जाएगा तो मारा जाएगा। वो इस्तांबुल गया और वहाँ पर उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और ये सारा तरीक़ाकार जो है बनाया गया था। अच्छा, हैटिस सेंगिज ने एक केस किया हुआ है मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर अमेरिका में। उन्होंने अब बयान जारी किया कि रिपोर्ट पब्लिक करने का मैं खैर मकदम करती हूँ। सच जो है वो बेनकाब हो गया है।
इस रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए अमेरिका की हुकूमत को बिला ताखीर मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अगर मोहम्मद बिन सलमान को फौरी सज़ा ना दी गई तो ये कातिल हम सब के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। जो बाइडन इंतज़ामिया से शुरू करके दुनिया के तमाम लीडरान से मैं पूछती हूँ कि क्या वो एक कातिल के साथ हाथ मिलाना पसंद करेंगे? अगर मोहम्मद बिन सलमान को सज़ा नहीं सुनाई जाती तो फिर ये अमेरिका और मगरबी ममालिक के इंसानी हकूक़ के दावों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देगा। तमाम लोगों से दरख्वास्त की उन्होंने उसके बाद कि वो अपने दिलों पर हाथ रखें और मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ एक तहरीक का आगाज़ करें कि उन्हें सज़ा दी जाए। ये इंसानियत के लिए शर्म का मकाम होगा अगर अब भी इंसाफ ना हो सका तो। ये है जी जमाल खशोगी की मंगेतर, और दूसरी जानब अमेरिका का मौक़िफ़ आपके सामने है। जो बात की है जो बाइडन ने, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पॉलिसी के ऊपर बाद में बात बताता हूँ उन्होंने क्या कहा, लेकिन पहले उन्होंने कहा सऊदी अरब को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जिम्मेदार ठहराता हूँ। जमाल खशोगी के मामले के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ। ये अमरीकी सदर कह रहा है जो बाइडन, और साथ ही कहा कि सऊदी अरब के बारे में मैं अपनी पॉलिसी को बदलूंगा, ये उन्होंने कहा। अब जो कॉलम निगार हैं सऊदी अरब के, उन्होंने जो लिखा ये पूरी दुनिया में छपा है, यूरोप में, अमेरिका में, इसराइल में, इवन बहुत सारे ममालिक में, पूरे गल्फ़ के अंदर छपा है। और उसमें जो हेडलाइन है वो ये है कि डोंट बुली रियाद सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है। वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो खौफजदा करने की कोशिश ना की जाए, डराया धमकाया ना जाए। इस हेडलाइन के साथ उन्होंने सऊदी कॉलम निगारों ने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को ये पैगाम पहुंचाया है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना एक रद्द-ए-अमल दिया है और फौरी तौर पे एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, और इसको भी आप सुन लें, यहाँ मेरे पास मौजूद है। प्रेस रिलीज़ तो बड़ी लंबी है लेकिन मैं आपको उसका लुब्बे लुबा बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि सऊदी गवर्नमेंट टर्म जमाल खशोगी's मर्डर एज एन abhorrent crime and took all possible measures within its legal system to ensure that justice was served. Pakistan recognized Saudi efforts and expressed solidarity with Saudi Arabia. उन्होंने कहा पाकिस्तान ने नोट किया है कि सऊदी अरब ने जमाल खशोगी कत्ल में लोगों को सज़ा दी और इस मामले को बड़ी संजीदगी से लिया है। हम वेलकम करते हैं सऊदी अरब की काविशों को जो उन्होंने इस कत्ल के केस में की थी। अमेरिका की रिपोर्ट को भी हमने देखा, मगर सऊदी अरब की हमायत और उनके मौक़िफ़ की हम मुकम्मल तायीद करते हैं। सऊदी अरब की मुकम्मल खुद मुख्तारी पर भी यकीन रखते हैं। पाकिस्तान कैसा खड़ा हुआ सऊदी अरब के साथ एक ऐसे केस में जहां दुनिया सऊदी अरब के वलीअहद के ऊपर उंगलियां उठा रही है, लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ अपना भाई समझ के, या चले आप इसको मफाद कह लें। लेकिन दूसरी जानिब आपको याद होगा कि जब कश्मीर के ऊपर हमने सऊदी अरब से मदद मांगी तो सऊदी अरब वाहिद मुल्क था जो बार बार OIC को रोक देता था कि आपने वो इजलास ही नहीं बुलाना जिसमें कश्मीर की बात हो। यानी जो फॉरेन मिनिस्टर्स का एक इजलास होता है OIC का, वो बड़ा तगड़ा इजलास होता है। सारे मुसलमान मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं और यक ज़ुबान होकर आवाज़ उठाते हैं। तो वहाँ पे सऊदी अरब ने वो इजलास होने नहीं दिया और पाकिस्तान की कई मरतबा दरख्वास्त के बावजूद नहीं आने दिया उस इजलास में किसी को, और उस इजलास को होने नहीं दिया क्योंकि उनको भारत ने मना किया था। सऊदी अरब कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान के साथ नहीं, भारत के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के बजाय सऊदी अरब का साथ दिया है। इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए, इसको टेक्निकली आप समझें कि अमेरिका और सऊदी अरब दूर जा रहे हैं। इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा क्योंकि जब अमेरिका और सऊदी अरब करीब आ रहे थे तो सऊदी अरब अपनी दिफा के लिए और बहुत सारे मामलात में अपना इन्हिसार अमेरिका से बढ़ा रहा था और अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे बन रहे थे। वो अपने आप को बहुत महफूज समझ रहा था और इसलिए पाकिस्तान की अहमियत उनकी नज़र में कम होती चली जा रही थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अपना पैंतरा बदला और सऊदी अरब को दीवार के साथ लगाया तो सऊदी अरब को अपने पुराने दोस्त याद आए, अपना पुराना मोर्चा याद आया जहाँ पे उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो वो पाकिस्तान की जानिब झुक गया और पाकिस्तान ने इस मौका पर बजाय गिले और शिकवे करने के सऊदी अरब की तरफ दोस्ती का हाथ दोबारा बढ़ाया है और उसका हाथ थाम लिया है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो चाइना और रशिया की तरफ सऊदी अरब के लिए एक दरवाजे का किरदार अदा कर सकता है। सऊदी अरब के बाद इस वक्त जब हमला हुआ हाल ही में मिसाइल का अटैक, तो अमेरिकन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लगा हुआ था। उनकी कुछ बैटरीज पिछले दिनों अमेरिकन ले भी गए थे और बहुत मुमकिन है कि अमेरिकन ज़्यादा देर तक अपने हथियार सऊदी अरब को ना दें। अरबों डॉलर्स की ये डील्स हैं जो सऊदी अरब के साथ अमेरिका की हथियारों की कैंसिल हो रही हैं।
दूसरी जानिब अगर वो चाइना से और रशिया से हथियार खरीदता है तो पाकिस्तान उसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है और आने वाले वक्त में सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी के मामलात में पाकिस्तान और पाकिस्तान के इत्तेहादियों की तरफ अपना झुकाव बढ़ाता चला जाएगा। सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात जो पहले बहुत ख़राब थे, अब उनमें भी कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है। मामला सिर्फ रह गया है सऊदी अरब और ईरान का, और उसमें पाकिस्तान हमेशा से ये कहता भी रहा है और कोशिश करता भी रहा है कि हम अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तो ये है पाकिस्तान और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी, मेरे ख्याल में इस मामले में ठीक है। अब तक के लिए डेवलपमेंट थी, मैंने आपके सामने रख दी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।